हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्या हालचाल है प्यारे साथियों? देखिए, बात कर रहे थे हम भारतीय इतिहास के और इंडियन हिस्ट्री के बारे में, पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में हमने पिछली क्लास में हमने देखा था मौर्यकाल। मौर्यकाल को समाप्त कर दिया था। मौर्यकाल को समाप्त कर देने के पश्चात आज फिर हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्तकाल के बारे में बात करेंगे भाई। आज गुप्त काल के बारे में बात करें तो गुप्त काल जब मौर्य काल समाप्त होता है, अर्थात 185 ईसा पूर्व। और इस 185 ईसा पूर्व के बाद कब प्यारे दोस्तों मौर्य काल की समाप्ति कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व। उसके बाद से लेकर लगभग कब तक? 300 ईस्वी तक। कब तक प्यारे दोस्तों? 300 ईस्वी तक कोई ऐसा संगठित राज्य नहीं आया ने भारत के ऊपर किसी सत्ता की या मजबूती से या राजनीतिक एकीकरण का कार्य करने का कार्य किया। एक भी ऐसा कोई राजवंश या कोई वंश, कोई सत्ताधारी और कोई भी नहीं हुआ। कब से? जब से मौर्य काल खत्म हुआ उसके बाद। जैसे मौर्य काल खत्म हुआ उसके बाद, जब लगभग ये 300-400 सालों का गैप माना जाता है, और उसके बाद फिर ये कब गुप्त काल का अस्तित्व आए एक संगठित राज के रूप में। और उसके बीच में सारे जितने आए छोटे मोटे टुकड़ों में, अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रीकृत व्यवस्था थी नहीं, मतलब ये थी। अब बात करते हैं किसकी भाई? आज हम बात करेंगे किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? गुप्त काल की। किसकी बात करने जा रहे हैं वैसे? गुप्त काल की चर्चा करने जा रहे हैं। गुप्त काल की बात करेंगे भाई, गुप्त काल। और गुप्त काल जो देख रहे हैं प्यारे साथियों, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है? तो गुप्त काल जो माना जाता है आपका, किस तरीके से माना जाता है देखिए। गुप्त काल का जो शासन काल माना जाता है, ये कब से माना जाता है भाई? श्री गुप्त, यानी कि लगभग जो गुप्त काल माना जाता है, ये माना जाता है अपना 319 ईस्वी से लेकर 550 कब से कब माना जाता है? इसका जो काल माना जाता है, लगभग इसको मुख्य रूप से समय टाइम पीरियड जो देखने को मिलता है 319 से लेकर कहाँ तक मिलता है भाई? 550 ईस्वी। कहाँ तक मिलता है? 550 550 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड मिलता है, ये गुप्त काल का समय माना जाता है। समय माना जाता है भाई, गुप्त काल का समय माना जाता है, याद रखिए। यहाँ वास्तविकता क्या देखने को मिलती है भाई? देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो गुप्तकाल है, गुप्तकाल में एक संगठित व्यवस्था करने का, अर्थात इसका जो संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? संस्थापक की बात करें। किसकी बात करें भाई? संस्थापक। इसका जो संस्थापक माना जाता है, किसे माने जाएंगे भाई? चलिएगा बात करते हैं संस्थापक। किसकी बात करें? संस्थापक। संस्था का संस्थापक का जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है श्री गुप्त। कौन? श्री गुप्त। श्री गुप्त का संस्थापक माना जाता है। श्री गुप्त के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती। कौन से गुप्त की? ये कुषाणों के सामंत माने जाते। कौन? कुषाणों के। किसके? कुषाण एक विदेशी जाति है और इनके सामंत माने जाते हैं। क्या? कई दिनों तक तो ये दूसरों के अधीन रहकर, यानी कि किसी गुप्त ने कई कुषाण शासकों के अधीन रहकर क्या किया था? राज किया था। फिर बाद में काबिज हो जाता है। काबिज हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सत्ता का एक वंश की स्थापना करता है, जिसे आगे चलकर गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं भाई? गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। गुप्त कौन थे भाई? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऐसी जानकारी हमें। अब क्या कंडीशन होती है भाई की बात करें तो? राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इनकी राजधानी की राजधानी की बात करें कि राजधानी जो हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र क्या हुआ करती थी भाई? पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। आगे चलकर आ जाता है इसकी दो राजधानियां भी हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे भाई किसके टाइम पे होती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, वो इसकी दो राजधानियां बना देता है। कितनी राजधानियां बना देता है? दो राजधानियां बना देता है। एक तो ये पाटलिपुत्र रहती है, इसके टाइम पर इसकी दो राजधानियां रहती है। किसकी टाइम पर? चलो देख लेते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं ना। की बात कर रहे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसकी? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त
द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है, के टाइम पर किसकी, गुप्त वंश की, गुप्त साम्राज्य की दो राजधानियां होती, दो राजधानी राजधानी ठीक है, राजधानी थी। ये एक राजधानी बना लेता है किसको, एक तो पाटलिपुत्र थी सही, पहली तो पाटलिपुत्र थी सही, पाटलिपुत्र ये तो थी सही। दूसरी जो राजधानी बनाता है ये उज्जैनी, किसको बनाता है, उज्जैनी तो बनाता है, उज्जैनी को राजधानी बनाता है। ये दो राजधानियां देखने को मिलती है किसके समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, गुप्त वंश की दो राजधानियां देखने को मिलती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो मुख्य मुख्य बातें हैं, क्योंकि प्रारंभिक के टाइम पर कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, इसकी जो जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त के टाइम से अच्छे से थोड़ी सी ढंग से जानकारी मिलती है, प्रारंभिक समय की कोई जानकारी नहीं मिलती। आप और आगे कुछ बातें करें चलेगा। नेक्स्ट बातें करें तो प्यारे दोस्तों अब क्या जानकारी मिलती है, कहा जाता है इस काल को, किस काल को, गुप्त काल को, के एम मुंशी ने भाई, गुप्त काल को के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने चलिए, गुप्त काल को के एम मुंशी ने क्या कहा, स्वर्ण काल कहकर गुप्त काल को सभी साम्राज्यों में या भारत में स्वर्ण काल की संख्या दी जाती है। भारत के सभी वंशों में इसका काल जो माना जाता है, क्या माना जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संख्या दी जाती है। क्यों, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की दृष्टि, सामाजिक क्षेत्रों की दृष्टि से। इस कारण से क्या कहा जाता है भाई, इसे क्या कहा जाता है, इसमें राजनीतिक विकास तो कम हुआ लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक विकास अच्छी तरह से फला फूला। इस कारण इसे क्या कहा गया, इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका, भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे भारतीय इतिहास इतिहास का स्वर्णकाल कहा। क्या कहा, स्वर्ण काल कहा, ठीक है। के एम मुंशी इसको क्या कहकर संबोधित करते हैं, इस काल को अर्थात गुप्त काल को के एम मुंशी स्वर्ण काल कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा भाई। इसी के बारे में बात करें नेक्स्ट, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम जानकारियां प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से गुप्तों की उत्पत्ति है जो होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाई, गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। गुप्तों की उत्पत्ति, गुप्तों की उत्पत्ति, गुप्तों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये देखिए, ठीक है। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में देखिएगा, कौन कौन क्या क्या मत देते हैं ये हमें देखना है और ध्यान देना है, विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा, पहली बात करें कि उत्पत्ति के बारे में अगर चर्चाएं करें भाई, चलिए जहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं गुप्तों की उत्पत्ति, किसकी, गुप्तों की उत्पत्ति की चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और गुप्तों की उत्पत्ति आरसी मजूमदार और ओझा, गुप्तों को क्षत्रिय कहते हैं। कौन भाई, आरसी मजूमदार और रमेश चंद्र मजूमदार, और कहा जाता है ओझा जी, इनको क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, क्षत्रिय मानते। तो यहां पर लिखें आरसी मजूमदार व गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, गौरी शंकर हीराचंद हीराचंद ओझा गुप्तों को क्षत्रिय बताते। क्या बताते ये,
क्षत्रिय। क्या बताया भाई इन्होंने? क्षत्रिय का। क्या कहा इनको? गुप्त क्षत्रिय। क्या कहा? क्षत्रिय बताया। किसने बताया भाई? गुप्तों को क्षत्रिय। आरसी मजूमदार के द्वारा गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया। और चर्चा करें तो कहा जाता है काशी प्रसाद जायसवाल और कवियत्री कवियत्री वज्जिका कहती है कि संस्कृत के नाटक कौमुदी महोत्सव के आधार पर क्या कहती है कि गुप्त शून्य माना जाए। गुप्तों को क्या माना जाता है? शून्य माना। तो काशी प्रसाद जायसवाल और वज्जिका, कवियत्री जो वज्जिका है वो क्या मानती? इनको शून्य मानती। कौन भाई? एक तो काशी काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल व वज्जिका, कवियत्री वज्जिका, कवियत्री 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 वज्जिका, इनको क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। क्या मानते हैं इनको? शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ये शून्य है, कोई ऐसा कोई वंश नहीं हुआ। और शून्य से कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि शून्य जो वंश हुआ है इस प्रकार के किसी प्रकार का शून्य हुआ है, इससे उत्पत्ति मानती है। और बात करें कि हेमचंद्र राय चौधरी या हेमचंद्र चौधरी गुप्तों को ब्राह्मण कहता है। क्या कहता है भाई? हेमचंद्र चौधरी। कौन? हेमचंद्र चौधरी की बात करें, किसकी बात करें? हेमचंद्र चौधरी। हेमचंद्र चौधरी क्या मानता है? हेमचंद्र चौधरी गुप्तों को, किसको भाई? गुप्तों को ब्राह्मण मानता है। क्या मानता है? ब्राह्मण मानता है। क्या मानता है भाई? गुप्तों को ब्राह्मण कहकर संबोधित करता है। कौन? हेमचंद्र राय चौधरी। ये गुप्तों को ब्राह्मण कहता है, यानी कि गुप्त क्या थे? कि ब्राह्मण थे या ब्राह्मण कुल से उत्पन्न माने जाते हैं। ये मानने वाला कौन है? हेमराज चंद्र चौधरी। और बातें करें भाई तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों रोमिला थापर, रामनारायण शर्मा, ये गुप्तों को वैश्य बताते हैं। क्या? तो कौन कौन प्यारे दोस्तों? एक तो चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, किस किस की बात की आपने? एक तो रोमिला थापर, रामनारायण शर्मा, गुप्तों को वैश्य कहता है। और कहा जाता है यहाँ पर गुप्तों के ऊपर विद्वानों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, ये भी कहा जाता है। एक तो नाम लिया हमने कौन कौन सा? रामनारायण शर्मा और रोमिला थापर। एक तो राम नारायण नारायण राम नारायण शर्मा और कौन प्यारे दोस्तों? रोमिला थापर। रोमिला रोमिला थापर। रोमिला थापर क्या मानते हैं इनको? क्या मानते हैं इनको? वैश्य कहते हैं। क्या मानते हैं भाई? तो वैश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त वैश्य बताते। गुप्तों को वैश्य बताने वाले कौन है? रामनारायण शर्मा और रोमिला थापर इनको वैश्य बताते, वैश्य कुल में उत्पन्न मानते हैं। और कहा जाता है कई सारे विद्वानों ने इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। आकर इनके ऊपर अधिकार किसने कर लिया था? कई सारे विद्वानों ने कर लिया था। कारण क्या माना जाता है? इन्हें वैश्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो एक बार देखें, ये सारे इनकी उत्पत्तियों से संबंधित मत माने जाते हैं। गुप्तों की उत्पत्ति से सबसे पहले हमने बात की किसकी? आरसी मजूमदार। और आरसी मजूमदार और गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या मानते हैं? इन्हें जो मानते हैं प्यारे दोस्तों, इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? इन्हें क्षत्रिय मानते हैं और क्षत्रिय कहकर संबोधित करते हैं, याद रखें। उसके बाद करें कि जो जायसवाल है या काशी प्रसाद जायसवाल या कवित्री वज्जिका जो मानती है, इन्हें शून्य मानती है, शून्य मानती है। और क्या? चौधरी, यानी कि चौधरी जी की बात करें, हेमचंद्र चौधरी गुप्तों की क्या मानता है? ब्राह्मण मानता है। क्या मानता है भाई? ब्राह्मण मानता है। ब्राह्मण की बात करें इसके बाद रामनारायण चौधरी और रामनारायण शर्मा और रोमिला थापर इनको वैश्य कहकर क्या करते हैं? वैश्य कहकर संबोधित करते हैं। यहां तक की जानकारी हमने ले ली। इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों और क्या क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर गुप्त राजवंश की जानकारी मिलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बातें करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। तो राजवंश की बातें करते हैं। सबसे पहले तो किसकी बातें करते हैं? गुप्त राजवंश। कौन कौन शासक हुए हैं यहाँ पे? गुप्त
राजवंश के, और गुप्त राजवंश में कौन कौन शासक हुए? सबसे पहले श्रीगुप्त। कौन भाई? सबसे पहले श्रीगुप्त हुआ। श्रीगुप्त के द्वारा क्या माना जाता है भाई? श्रीगुप्त का कोई विशेष टाइम पीरियड नहीं माना जाता फिक्स, तो इसके कारण कहा जाता है इसको क्या, इसने क्या काम किया? सबसे पहला काम गुप्त, इसका संस्थापक कौन है? गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था भाई? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक किससे माना गया? श्रीगुप्त को माना गया। और बात करें नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक तो ये हो जाता है। इसके बाद बात करें, इसने एक उपाधि धारण की थी प्यारे दोस्तों। कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने उपाधि धारण की थी, वो थी महाराज। इसने उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि किसकी बात करें भाई? उपाधि की बात करें, उपाधि, और उपाधि जो धारण की थी इसने उपाधि धारण की थी महाराज की। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी भाई महाराज की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। इसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी, इसके द्वारा राजधानी किसको बनाया गया था? अभी बात की थी थोड़ी देर पहले हमने, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को बनाया, राजधानी किसको बनाया था इसने? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था भाई? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसके द्वारा? इस श्रीगुप्त के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, ये मुख्य मुख्य 2-3 बातें हैं, इसकी कोई विशेष जानकारी इसके बारे में मिलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी का बेटा होता है, कौन होता है? घटोत्कच। कौन होता है इसके बाद? इसका पुत्र। इसका पुत्र की बात करें तो इसका पुत्र था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। कौन था भाई? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच का बेटा होता है। कौन होता है? घटोत्कच। घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच इसका बेटा होता है। किसका? श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच होता है। और ये इसके बाद में जो शासक बनता है, कौन बनता है? श्रीगुप्त का बेटा शासक बनता है। इसके बाद में कौन शासक बनेगा? घटोत्कच। कौन बनता है? घटोत्कच। कौन बनता है? घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच शासक बनता है। घटोत्कच शासक बनता है तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्या कंडीशन है? ये कोई विशेष काम नहीं करता, इसके टाइम पे भी कोई विशेष काम नहीं होता, ऐसा कोई वे काम नहीं करता है। ये मात्र एक काम करता है, ये भी उपाधि धारण करता है। किसकी? क्या? ये भी उपाधि धारण करता है। और उपाधि किसकी? जैसे अपना पिता, ये भी महाराज की उपाधि धारण करता है। किसकी? ये भी महाराज की उपाधि धारण करता है। अर्थात इसके पिता ने और इसने, दोनों ने किसकी उपाधि धारण की? दोनों ने उपाधि धारण की थी। कौन सी? पहले महाराज की उपाधि धारण करने का कार्य किया था, और कोई विशेष काम इसके द्वारा नहीं किया जाता, दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक माना जाता है, वो कहा जाता है, क्या माना जाता है भाई? इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं, चंद्रगुप्त। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? चंद्रगुप्त की बात करने जा रहे हैं हम, चंद्रगुप्त की बात करने जा रहे हैं। की बात करें, देखिए, चलिए बेटा, अब बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और जो इसका शासनकाल माना जाता है, इसकी बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है, ये माना जाता है 319 से लेकर 350 तक। कब माना जाता है? 319 से लेकर 350 ईस्वी, 350 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है इसका शासनकाल? 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है। ये थोड़ा सा शासक था, ज्यादा तो नहीं था, फिर भी चर्चाएं करते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या क्या जानकारियां इसके बारे में मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जहां पर कहा जाता है कि पहली बार तो ये जो उपाधि धारण करता है, क्या करता है भाई? ये उपाधि धारण करता है। क्या करता है? ये भी उपाधि धारण करता है। इनके पिताओं ने धारण की तो वो उन्होंने छोटी की, लेकिन ये थोड़ी बड़ी धारण करता है। ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, राज की उपाधि धारण करता है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। कौन धारण करता है भाई? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और कहा जाता है
ये कहा जाता है गुप्तों में प्रथम शासक था, ये प्रथम गुप्त शासक था जो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते। ये प्रथम प्रथम गुप्त शासक था, प्रथम गुप्त शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये प्रथम शासक माना जाता है, अर्थात महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला भाई ये पहला शासक माना जाता है। कौन? आपका चंद्रगुप्त। और बात, इसने ही पाटलिपुत्र को स्थायी रूप से राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? इसने ही। किसने? स्थायी रूप से राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी जो बनाने का काम किया था इसने किया था। किसको? पाटलिपुत्र। उस बड़ी पहले तो ऐसे टाइम पास राजधानी हुआ करती थी, लेकिन पाटलिपुत्र को क्या बनाया था इसने? राजधानी स्थायी बनाया था। क्या बनाया था? स्थायी रूप से बनाया था। क्या बनाया था भाई? स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रगुप्त के प्रथम के द्वारा किया गया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या जानकारियां मिलती है हमें? देखिएगा, अब बात करें तो कहा जाता है कि जिसे गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक अर्थात इसी को माना जाता है। ये इसी के समय से गुप्त को एक प्रकार से सही शासन, सुसंचालित शासन मिलता है। इस कारण इसे गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय को मगध का संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? चंद्रगुप्त को द्वितीय मगध का संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध का संस्थापक मानते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। क्या मानते हैं भाई? तो ध्यान रखना क्या है, एक तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को द्वितीय मगध का संस्थापक मानते हैं। संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लगभग 400-500 साल पहले जो मगध का विघटन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर संयुक्त रूप से या केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप से या सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित करने वाला एक जो शासक हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय मगध का उद्धारक भी कहा जाए, या द्वितीय मगध का संस्थापक भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द्वितीय मगध का संस्थापक भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इसे गुप्त वंश का गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक भी माना जाए। संस्थापक तो कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? ये विशेष रूप से वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? ये माना जाता है चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रह जानी चाहिए। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? किसके बारे में प्यारे दोस्तों? चंद्रगुप्त के बारे में। और चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि लगभग 319 ईस्वी में ये क्या करता है प्यारे दोस्तों? इसने गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। ये विशेष रूप से ध्यान, 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत, जिसके बारे में हम कहते हैं त्योहार वगैरह मनाते हैं, एक तो विक्रम संवत है आपका, एक गुप्त संवत है, वो लगभग एक जैसे ही चलते हैं ये। तो कहा जाता है कि इसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। कब? इसके जन्म के अवसर पर। कब चलाया गया प्यारे दोस्तों? इसके कहा जाता है सर्वप्रथम का उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? मथुरा अभिलेख में मिलता है। तो मथुरा अभिलेख के अनुसार मथुरा अभिलेख के अनुसार
मथुरा अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत गुप्त संवत कौन सा संवत भाई? गुप्त संवत का प्रारंभ प्रारंभ 319 ईस्वी में किया। कब किया भाई? 319 ईस्वी में, अर्थात जब ये शासक बना तब से कहा जाता है कि इसको याद रखने के लिए कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसने गुप्त संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया? तो आप ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। इसके राज्याभिषेक हुआ था उसी दिन इसने क्या चलाया था भाई? गुप्त संवत चलाया था। और ये कहाँ जानकारी मिलती है? ये जानकारी हमें मथुरा अभिलेख देता है। कौन देता है भाई? मथुरा अभिलेख ये जानकारी हमें देता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है? कौन सा अभिलेख देता है? और बात करें, यहां पर कहा जाता है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और कुमार देवी से विवाह किया तो कुमार देवी के नाम के सिक्के चलवाए थे इसने। कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी की राजकुमारी, ये विदेश जाती हुआ करती थी लिच्छवी, और उससे विवाह करता है। विवाह करने के पश्चात कुमार देवी के नाम से या चंद्रगुप्त कुमार देवी के नाम से सिक्के चलाता है। ये क्या चलाता है भाई? सिक्के चलाता है। और ये सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? ये प्रथम सिक्का गुप्त, इसे किस नाम से जाना जाता है? राज दंपति। क्या कहा जाता है? राज दंपति के नाम से इस सिक्के को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राज दंपति या विवाह प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सिक्के को? एक तो ये विवाह करता है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। कुमार देवी के नाम से ये चंद्रगुप्त कुमार देवी के नाम से सिक्का चलाता है। और उसी को क्या कहा जाता है? उसी सिक्के को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विवाह प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विवाह प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। और बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है राज दंपति प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राज दंपति प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान रखना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं भाई, मौर्य तो चला गया। अब चंद्रगुप्त की बात करें। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी या कुमारी देवी से विवाह करता है क्या करता है भाई? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या करता है? विवाह करता है। और इसी के नाम पर सिक्के चलाता है। क्या चलाता है? सिक्के चलाता है। सिक्के को क्या कहा जाता है भाई? सिक्के की बात करें तो सिक्के को क्या क्या नाम से जाना जाता है? इस सिक्के को किस किस नाम से जानते हैं भाई? देखिएगा, सिक्के को क्या कहते हैं? देखिए, सिक्के को क्या क्या कहा जाता है? एक तो राज दंपति प्रकार का सिक्का, क्या कहते हैं? राज दंपति प्रकार, ठीक है। या फिर बात करें इसी को और क्या कहते हैं? विवाह प्रकार का सिक्का। क्या? विवाह प्रकार का सिक्का। या फिर बात करें इसी को चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का कहते हैं। या तो राजदंपति कहते हैं इस सिक्कों को, क्या कहते हैं? राजदंपति प्रकार का सिक्का कहते हैं, या विवाह प्रकार का सिक्का कहते हैं, या चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्के का नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। अर्थात ये सिक्के का नाम है।
किस नाम से जानते हैं? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी नाम से पूछा जाए तो ये ध्यान रख। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छुओं को दोहित्र कहा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो समुद्रगुप्त शासक बनेगा प्यारे दोस्तों, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, इनकी दोहिता, दोहित्र का मतलब है लिच्छुओं का बेटी का बेटा, है ना। दोहित्र वही होता है, दोहिता बोलते हैं लिच्छुओं का बेटी का बेटा। ये किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। कहाँ कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। किसने की थी भाई? हरिसेन ने। हरिसेन ने इसकी रचना की थी और इसी के बारे में यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में सर्वाधिक जो जानकारी देने वाला लेख है तो प्रयाग प्रशस्ति। कौन है भाई? प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी या गुप्त काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ से मिलती है। चलिए नेक्स्ट बातें करते भाई। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है समुद्रगुप्त। कौन बनता है? इसके बाद जो शासक बनता है, इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, कौन बनता है? वो बनता है समुद्रगुप्त। कौन बनेगा इसके बाद? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्र गुप्त शासक बनता है। गुप्त, समुद्र गुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो शासक जो समुद्रगुप्त शासक बनता है प्यारे दोस्तों, ये कब शासक बनता है भाई? ये बनेगा 350 से लेकर 375। कब बनेगा ये? 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। कहां तक बनेगा? 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक ये शासक बनता है। कौन बनता है? समुद्रगुप्त। और कहा जाता है सर्वाधिक विकास देखे किसी भी प्रकार का इसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, इसे बोसो युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया, ठीक है। लिच्छवियों का दोहित्र इसी का कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? इसके बारे में कहा जाता है ये खुश होने पर कुबेर से भी अधिक खूब धन लुटाता था। खुश होने पर कुबेर से भी अधिक और नाराज होने पर यमराज से भी अधिक था। इसी के शासनकाल में अलग अलग प्रकार की युद्ध की नीतियां अपनाई जाती है। प्रश्नबोधन नीति अपनाई जाती है, जिसके द्वारा कहा जाता है ये पूरे क्षेत्र पर नष्ट भ्रष्ट करके अधिकार कर लेता है। उत्तरी क्षेत्र में अपनाई जाती है, दक्षिणी क्षेत्र में अलग नीति अपनाई जाती है जिसपे अधिकार करके छोड़ देता है, सामंत बनाकर छोड़ देता है। इसी तरह की जानकारी हमें किसके बारे में मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्तों। मिलिए नेक्स्ट क्लास में जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नमस्कार प्यारे दोस्तों।